स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज में ईरान की टैक्स लेने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप बोले, ये वह समझौता नहीं जो हमने किया। युद्ध विराम की प्रभावशीलता पर सवाल। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल को गुजरने देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अशोभनीय कहेंगे, ये वह समझौता नहीं है जो हमने किया है। डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी तेल टैंकरों से शुल्क लेने की रिपोर्टें सामने आने के बाद आई हैं। इससे पहले ट्रंप ने यह भी ट्वीट किया था कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क ले रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वे कर रहे हैं तो उन्हें अभी बंद कर देना चाहिए। मामले पर क्या बोला व्हाइट हाउस? व्हाइट हाउस युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का समर्थन करता है। हालांकि उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सैन्य बल का विरोध करते हैं जो अभी भी जलमार्ग को नियंत्रित करता है और गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूल कर राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दबाव की राजनीति में जुटे ईरान अमेरिका युद्ध विराम की घोषणा के साथ जीत की दावा करते हुए ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसियों ने खबर दी है कि सेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जो तेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और जिसे तेहरान ने बंद कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो अमेरिकी सेना पहले से भी ज्यादा कठोर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ये सवाल भी बना हुआ है कि तनाव के केंद्र में स्थित ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार का क्या होगा। जल डमरू मध्य से सामान्य यातायात कब और कैसे फिर से शुरू होगा और भविष्य में मिसाइल हमले करने और क्षेत्र में सशस्त्र प्रॉक्सी का समर्थन करने की ईरान की क्षमता का क्या होगा। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले एडीजी ने संभाला मोर्चा, अस्थायी पुलिस लाइन बनी। दिल्ली दून एक्सप्रेस के उद्घाटन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में महज 4 दिन शेष रह गए हैं। सहारनपुर में गुरुवार को अफसरों ने सुरक्षा, हेलीपैड और सभा स्थल की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। एडीजी मेरठ भानु भास्कर और एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव ने गणेशपुर में हेलीपैड और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन और पुलिस हर मोर्चे पर तैनात है ताकि कार्यक्रम पूर्ण सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। गुरुवार को एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी अभिषेक कुमार, डीएम मनीष बंसल और एसएसपी अभिनंदन सहित वरिष्ठ अधिकारी गणेशपुर पहुंचे। 2 हेलीपैड पूरी तरह तैयार हैं जबकि तीसरे पर कार्य जारी है। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं, मंच निर्माण और लॉजिस्टिक इंतजामों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के वीसी सूरज पटेल और डीएम मनीष बंसल ने देर शाम तक मनोहरपुर से डाल काली मंदिर तक के मार्गों का निरीक्षण किया। मुख्य हेलीपैड स्थल, फ्लाईओवर और सभा स्थल तक सभी सड़क और साफ सफाई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था और पहुंच मार्गों का भी जायजा लिया। पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए फ्लाईओवर के पास अस्थायी पुलिस लाइन बनाई गई। अतिरिक्त पुलिस बल को यहां तैनात किया जाएगा। सहारनपुर, मेरठ और आसपास के इलाकों से भारी पुलिस बल को बुलाया गया है। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर एनएचएआई कर्मियों ने कैमरे, लाइट और डिजिटल डिस्प्ले लगाकर सुरक्षा को मजबूत किया। हाईवे पर सभी जरूरी साइन बोर्ड और सूचना डिस्प्ले कार्यरत हैं। कानपुर में सेक्स रैकेट सरगना की बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल 3 अप्रैल को पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। रैकेट के सरगना रोहित को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के अनुसार रैकेट 20 होटल्स में युवतियों को भेजते थे। उधर सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद आरोपी रोहित और उसके साथी साहिल के कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में वह एक किशोर को डंडों जूतों से पीट रहा है, फिर उस पर पेशाब कर रहा, तो एक दूसरे वीडियो में पुलिस अधिकारी का नाम लेकर धौंस देता दिख रहा। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी रोहित को अरेस्ट कर लिया गया था जबकि साहिल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। सेक्स रैकेट के आरोपी रोहित वर्मा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह बर्थडे सेलिब्रेट करता दिख रहा है। पार्टी में अन्य लोगों के साथ कांस्टेबल दीपक चौधरी और धर्मेंद्र सिंह भी दिख रहे हैं। सरगना के साथ वीडियो आने के बाद डीसीपी साउथ ने दोनों कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया। हालांकि डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया वीडियो पुराना है, तब दोनों कांस्टेबल्स बर्रा थाने में तैनात थे। दोनों को सस्पेंड कर जांच शुरू कर दी गई है। 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की एक युवती पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के ऑफिस पहुंची थी। युवती ने बताया कोलकाता के दादा नाम वाले एक व्यक्ति और रोहित वर्मा ने उसे नौकरी का झांसा देकर कानपुर लाया। कानपुर लाकर रोहित वर्मा ने उसे बंधक बना लिया और जबरिया देह के धंधे में धकेल दिया।
वह उसे कस्टमर्स के पास कड़ी निगरानी में भेजता था, अकेले बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। पीड़िता के अनुसार वह किसी तरह 3 अप्रैल को उनके चुंगल से निकलकर भागी है। युवती की आपबीती सुनने के बाद पुलिस आयुक्त ने एडीसीपी क्राइम सुमित सुधाकर, रामटे के एडीसीपी लाइन शिवा सिंह और ट्रेनी आईपीएस सुमेध एम जाधव के नेतृत्व में कई टीमें गठित कर दी गई। पुलिस ने छापेमारी कर इंदिरा नगर क्षेत्र से आरोपी रोहित वर्मा को अरेस्ट कर लिया। वहीं कोलकाता के दादा की गिरफ्तारी के लिए एक टीम पश्चिम बंगाल रवाना हुई। पुलिस के अनुसार अरेस्ट किए गए रोहित वर्मा के मोबाइल से करीब 20 होटल्स के नाम मिले हैं। इन होटल्स में गैंग के लोग लड़कियों को बेचते थे। पुलिस ने होटल्स के बुकिंग रजिस्टर और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। हालांकि पुलिस को छापेमारी में कोई लड़की नहीं मिली। एडीसीपी लाइन शिवा सिंह ने बताया, अन्य पीड़िताओं और संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। रोहित वर्मा कानपुर का यूट्यूबर है और वह उसका साथी साहिल यूट्यूबर के लिए वीडियो बनाते हैं। पुलिस को उसके पास से प्रेस कार्ड भी मिले हैं। रोहित वर्मा पर छेड़छाड़, पॉक्सो, सेक्स रैकेट, चोरी का माल खरीदने के आरोपों में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं फरार आरोपी साहिल बर्रा 2 का रहने वाला है। वहीं 12वीं तक पढ़ा है। सेक्स रैकेट में नाम आने के बाद गिरफ्तार रोहित के 4 वीडियो सामने आए हैं। हालांकि ये वीडियो कब शूट किए गए हैं या कहां के हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी। बांके बिहारी में व्यवस्थाएं और चाक चौबंद होगी। प्रसाद व ई रिक्शा संचालन पर हाई पावर्ड कमेटी गंभीर। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी के आसपास बिकने वाले प्रसाद व अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी गंभीर है। कमेटी ने ऐसे पदार्थों की शुद्धता बनाए रखने के लिए खाद्य विभाग को अंतिम मौका दिया है। साथ ही ई रिक्शों की मनमानी पर अंकुश लगाने के साथ उनको निर्धारित रूट पर निर्धारित सवारियों के साथ संचालन की अनुमति देने के निर्देश दिए। साथ ही मंदिर में पिछले दिनों सुरक्षा के मुद्दे पर भी कमेटी ने सिक्योरिटी एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा है। लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन वृंदावन के सभागार में गुरुवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में 14वीं बैठक हुई। इसमें पिछले दिनों हुए वाकये की चर्चा करते हुए कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस और सिक्योरिटी में तालमेल हो। इस मामले में सिक्योरिटी इंचार्ज से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। कहा कि बांके बिहारी मंदिर या अन्य मंदिरों के आसपास गलियों में जो प्रसाद मिलता है उसके लिए मावा राजस्थान सीमा से 50 से 100 रुपए किलो में आता है। इसे घोट कर रिफाइंड ऑयल हाथ में मल कर मिठाई तैयार की जाती है, जबकि बाजार में 350 से 500 रुपए किलो तक मावा मिलता है। ऐसे में खाद्य पदार्थ 100 से 200 रुपए किलो कैसे मिल सकता है? इसकी शुद्धता पर सख्ती के लिए खाद्य विभाग को अंतिम मौका दिया गया है। कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि मथुरा में कुल 22,678 ई रिक्शों का पंजीकरण है। लखनऊ में भी एक रूट पर एक कलर के ई रिक्शे चलते हैं। अन्य रूट पर जाएंगे तो चालान होगा। कहा कि ई रिक्शों में 4 सवारियों की जगह होती है, जिसमें 8 से 12 व 15 लोग बैठाए जाते हैं। चालान करने पर पैसा देकर वे छूट जाते हैं, क्योंकि थानों पर उनको रखने की जगह नहीं है। ऐसे में नगर आयुक्त और MVDA के उपाध्यक्ष को बताया गया कि 4 धाम के बराबर 3-4 एकड़ जगह है, जहां चालान वाले ई रिक्शों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में मंदिरों के जीर्णोद्धार व बैंक खाते आदि संबंधित कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। फूल बंगलों के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित। कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि फूल बंगलों का सजना एक अच्छी परंपरा नहीं है। नेतन्याहू की लताड़ के बाद पाक रक्षा मंत्री ने डिलीट किया पोस्ट। इजराइल को बताया था मानवता के लिए कैंसर। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ऑफिस ने उस एक्स पोस्ट को डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने इजराइल को इंसानियत के लिए एक अभिशाप कहा था। गुरुवार को पब्लिश हुई इस पोस्ट से काफी हंगामा मच गया था। इस पोस्ट के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की पाकिस्तान की काबिलियत पर सवाल खड़े होने लगे। अब डिलीट हो चुकी उस पोस्ट में आसिफ ने लिखा था, जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। इजराइल द्वारा बेकसूर नागरिकों की हत्या की जा रही है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून खराबा लगातार जारी है। मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फलस्तीनी जमीनी पर इस कैंसर जैसी विनाशकारी सत्ता को खड़ा किया, वे नरक में जले। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इजराइल को मिटाने की मांग बेहद आपत्तिजनक है।
उनके कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया। ये ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार से बर्दाश्त किया जा सके, खासकर ऐसी सरकार से तो बिल्कुल नहीं जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती हो। वहीं इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के नेतृत्व को फटकार लगाई। सार ने निंदा करते हुए इसे खुले तौर पर यहूदी विरोधी और झूठे आरोप बताया और चेतावनी दी कि इजरायल को कैंसर जैसा बताना असल में उसके विनाश का ही आह्वान करना है। उन्होंने कहा कि इजरायल उन आतंकवादियों के खिलाफ अपना बचाव करेगा जिन्होंने उसके विनाश की कसम खाई है, और इस बात पर जोर दिया कि तेल अवीव इस्लामाबाद से आने वाली बयानबाजी को कितनी गंभीरता से लेता है। इजरायल की ये प्रतिक्रिया उन घटनाक्रमों के बाद सामने आई है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करने से हुई थी। भारत में गैस संकट, कांच उद्योग पर युद्ध का कहर, फिरोजाबाद से लेकर देश भर में असर। फिरोजाबाद में करीब 200 छोटे और मध्यम उद्योगों का अस्तित्व गैस संकट के कारण खतरे में है। कई फैक्ट्रियों ने उत्पादन कम कर दिया है या बंद कर दिया है। इससे हजारों कामगारों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। फिरोजाबाद का संकट कैसे पूरे देश की कई इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर रहा है। बेंगलुरु की कंपनी मोसांट क्राफ्ट कोम्बुचा के को फाउंडर शिशिर साथ्यान पिछले 1 महीने से अपने प्रीमियम ड्रिंक्स के लिए कांच की बोतलें जुटाने में परेशान है। उनका कहना है कि बाजार में अब कांच के फ्लास्क मिल ही नहीं रहे हैं, जबकि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की मांग सबसे ज्यादा होती है। बढ़ती गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की मांग सबसे ज्यादा होती है। बढ़ती लागत को संभालने के लिए कंपनी अब मार्केटिंग और डिस्काउंट बजट में कटौती करने पर मजबूर हो गई है। देश में कांच की कमी की सबसे बड़ी वजह गैस संकट है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण एनर्जी सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई फैक्ट्रियों से हटाकर घरों की ओर मोड़ दी है। इसका सीधा असर कांच बनाने वाले उद्योगों पर पड़ रहा है जो गैस पर निर्भर होते हैं। पिछले 400 साल से कांच उद्योग का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बना है। यहाँ के कारखाने नेचुरल गैस से चलते हैं। कांच बनाने की भट्टियाँ 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगातार चलती रहती है। अगर ये ठंडी पड़ जाए तो दोबारा चालू करने में हफ्तों का समय और अरबों का रुपया खर्च होता है। गैस सप्लाई कम होने के कारण कई कंपनियों को उत्पादन 50% तक घटाना पड़ा है। कांच की कीमतें 20% तक बढ़ गई है। कई कंपनियों ने नए ऑर्डर लेना बंद कर दिए हैं और विस्तार योजनाएं रोक दी गई है। ग्लोबल कंपनियों को सप्लाई करने वाले उद्योग भी संकट से जूझ रहे हैं। कांच की कमी का असर सिर्फ बोतलों तक सीमित नहीं है। दूध की बोतलें, जैम के जार, दवाइयों की शीशियां, कॉस्मेटिक पैकेजिंग, सबकी सप्लाई प्रभावित हुई है। कुछ कंपनियों को पैकेजिंग लागत 30% तक बढ़ानी पड़ी है। एसआर ग्लास के प्रबंध निदेशक प्रांजल मित्तल को उम्मीद है कि कांच उत्पादन में ये रुकावट महीनों तक चलेगा। उनका कहना है कि अगर युद्ध 1 सप्ताह बढ़ता है तो हमारा कारोबार 1 महीने के लिए गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब है कि अभी अगले 4 महीने बिगड़ चुके हैं। आर्टेमिस 2 नासा का आर्टेमिस 2 मिशन ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम चरण में। पृथ्वी पर लौटने के करीब नासा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा की है। शुक्रवार को नासा ने बताया कि उसका आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल को सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था और अब अपनी ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच गया है। नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर घूम चुका है और अब पृथ्वी पर लौट रहा है। इसकी समुद्र में लैंडिंग स्प्लैश डाउन 10 अप्रैल को रात करीब 8:07 पर प्रशांत महासागर में होने की उम्मीद है। नासा ने अपने संदेश में कहा कि वे अंतरिक्ष यात्रियों का फिर से पृथ्वी पर स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। ये मिशन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये 5 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद पृथ्वी की निचली कक्षा से परे गहरे अंतरिक्ष की खोज में मानवता की वापसी का प्रतीक है। नासा के अनुसार इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की है, जो भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले अभियानों के लिए रास्ता तैयार करेगा। मिशन के दौरान पहले 4 सदस्यों वाले दल ने पृथ्वी से 2,48,655 मील की यात्रा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दल में रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसेन शामिल रहे। अपनी यात्रा के सबसे दूर के बिंदु पर वे लगभग 2,52,756 मील तक पहुंचे। ये उपलब्धि पहले अपोलो 13 मिशन के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गई है। भविष्य के मिशन में काम आएगा शोध। अधिकारियों के अनुसार ये 10 दिन का मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान की गहरे अंतरिक्ष में क्षमता को परखने के लिए बनाया गया है। इसमें चंद्रमा के पास से गुजरना भी शामिल था, जो भविष्य के मिशनों के लिए बहुत जरूरी कदम है। नासा की अधिकारी डॉक्टर
लॉरी ग्लेज ने कहा कि ये सफलता दिखाती है कि एजेंसी लगातार नई सीमाओं को पार करने और अंतरिक्ष में नई खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओरियन अंतरिक्ष यान से जेरेमी हैंसन ने कहा कि ये उपलब्धि पुराने अंतरिक्ष यात्रियों की विरासत को सम्मान देती है और साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए दौर की शुरुआत भी करती है। एसआईआर में 63% हिंदू नाम हटे, टीएमसी के दावों पर भाजपा ने उठाए सवाल। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन नामों का धार्मिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर गणना कर दावा किया है कि हटाए गए नामों में 63% हिंदू हैं। तृणमूल के इस दावे ने भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। तृणमूल के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में हटाए गए 58 लाख नामों में 44 लाख हिंदू थे, जबकि मुस्लिम नामों की संख्या करीब 13.5 लाख थी। दूसरे चरण में कटे 5.5 लाख नामों में से 5.28 लाख हिंदू नाम थे। तीसरे चरण में हटाए गए 27 लाख नामों में मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक 17.5 लाख रही। कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम नामों के कटने का अनुपात 2:1 का है। तृणमूल प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को खोजने के नाम पर भाजपा ने सभी को लाइन में खड़ा कर दिया, जिससे गरीब हिंदू भी प्रताड़ित हुए। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता राजश्री लाहिड़ी ने आंकड़ों की सत्यता पर सवाल ही नहीं उठाया, बल्कि पूछा कि तृणमूल के पास ये गोपनीय डाटा आया कहां से। उन्होंने आशंका जताई कि टीएमसी समर्थक बीएलओ ने ये जानकारी लीक की है। जानकारों का मानना है कि मथुरा बहुल क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हिंदू नाम हटने से आगामी चुनावों में भाजपा के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। बंगाल के नदिया जिले में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जद्दोजहद एक बुजुर्ग के लिए कथित रूप से जानलेवा साबित हुई। राणाघाट एसडीओ कार्यालय के बाहर ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के लिए घंटों कतार में खड़े 68 वर्षीय जीवन कृष्ण विश्वास की अचानक गिरकर मौत हो गई। स्वजन ने इस घटना के लिए एसआईआर की दहशत और प्रशासनिक कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। हौसलों की साइकिल पर भारत यात्रा। 9700 किलोमीटर की दूरी तय कर कोलकाता पहुंची आशा। एनसीसी कैडेटों में भी भरा जोश। हजारों किलोमीटर की कठिन राह, बदलते मौसम, अनगिनत चुनौतियां, लेकिन हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल करीब लगती है। इसी जज्बे की जीती जागती मिसाल बनकर उभरी है आशा मालवीय, जिन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के जरिए नारी शक्ति, देशभक्ति और अदम्य साहस का ऐसा संदेश दिया है जिसने युवाओं के दिलों में नई ऊर्जा भर दी है। 68वें भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट, पर्वतारोही व साइकिलिस्ट आशा मालवीय ने 11 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर से 6800 किलोमीटर लंबी देशव्यापी पूर्व पश्चिम एकल साइकिल अभियान यात्रा की शुरुआत की थी। इस सफर में वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को पार करते हुए करीब 5700 किलोमीटर की दूरी तय कर कोलकाता पहुंची, जहां गुरुवार को एनसीसी कैडेटों व अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 7800 किलोमीटर में से अब तक वो लगभग 5700 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जबकि उनका अंतिम लक्ष्य चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र किबिथू तक पहुंचना है। इस प्रेरणादायक अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, देशभक्ति और अटूट साहस का संदेश देना है। कोलकाता में एनसीसी के बंगाल व सिक्किम निदेशालय में गुरुवार को उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों को उनसे सीधे संवाद का अवसर मिला। यहां उन्होंने अपने संघर्षों, कठिनाइयों और साहसिक साइकिल यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए युवाओं को बताया कि सीमाएं केवल सोच में होती है, हकीकत में नहीं। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के बंगाल व सिक्किम निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी मेजर जनरल अमरपाल सिंह चहल और बड़ी संख्या में मौजूद कैडेट्स उनके साहस और आत्मविश्वास से गहराई से प्रभावित हुए। आशा मालवीय के प्रेरणादायक संबोधन ने कैडेटों के भीतर देश सेवा, साहस, अनुशासन और उत्कृष्टता की नई ऊर्जा भर दी। ऑस्ट्रेलियाई संसद में हनुमान चालीसा पाठ। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे कैनबरा। विश्व शांति और भारतीय संस्कृति विषय पर कर रहे संबोधित। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 8 से 15 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है। यहाँ पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी वहाँ की संसद में हनुमान चालीसा पाठ किया गया। थोड़ी देर में विश्व शांति और भारतीय संस्कृति विषय पर संबोधित कर रहे हैं। संसद में पहले भारतीय मूल की युवतियों ने भारतीय नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद कलाकार ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया।
इससे पहले बुधवार सुबह वे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के एयरपोर्ट पर उतरे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एयरपोर्ट पर पहुंचे। भक्तों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए। वहां रहने वाले भक्तों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसमें ऑस्ट्रेलियाई संसद से जुड़े प्रतिनिधि, इंडो ऑस्ट्रेलियाई समाज के गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान वे 3 प्रमुख शहरों कैनबरा, पर्थ और सिडनी में भी कथा करेंगे। पहली बार सिडनी के ओपेरा हाउस में भी प्रवचन देंगे। ओपेरा हाउस के हॉल में हजारों भारतीय ऑस्ट्रेलियाई भक्तों के बीच 3 घंटे का प्रवचन होगा। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, फिजी, सिंगापुर सहित 10 देशों में रहने वाले भक्त शामिल हो रहे हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल है, जिसमें कई भारतीय मूल के भी हैं। इन्होंने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए पार्लियामेंट में बागेश्वर बाबा के प्रवचन की बात रखी, जिसके बाद पार्लियामेंट ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रित किया। पंडित कृष्ण के साथ सत्यम शुक्ला समेत 2 से 3 सेवादार संगीत की टीम गई। केकेआर वर्सेस एलएसजी, मेरे पास शब्द नहीं। ऋषभ पंत हुए मुकुल चौधरी की घातक पारी से घायल, मुंह से नहीं निकले बोल। स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी के 5 ओवरों में तहलका मचाने वाले बल्लेबाज मुकुल चौधरी की तारीफ हर कोई कर रहा है, लेकिन उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ उनके लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मैच में कोलकाता की टीम जीत हासिल करती दिख रही थी, लेकिन फिर मुकुल का तूफान आ गया, जिसमें मेजबान टीम उड़ गई। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। लखनऊ 14.4 ओवरों में 125 रन ही बनाए थे और अपने 6 विकेट खो दिए थे। यहां से लखनऊ की हार तय लग रही थी, लेकिन फिर मुकुल ने अकेले के दम पर 27 गेंदों पर 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से 54 रनों की पारी खेल अपनी टीम को जीत दिलाई। मुकुल ने एक तरफा अंदाज में लखनऊ को जीत दिलाई। उनकी ये पारी देख कप्तान पंत घायल हो गए हैं और उनके पास मुकुल की तारीफ के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। मैच के बाद पंत ने कहा, ये कितना शानदार प्रयास था, ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक चीज़ जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर करने की कोशिश की है वो ये है कि मैं अपने खिलाड़ियों में विश्वास करूं, क्योंकि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो वो चमत्कार भी कर सकता है। उन्होंने कहा, इस तरह के हर मैच में जिस तरह का चरित्र सामने आता है तो वो बताता है कि क्या बन रहा है। हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर खाने कुछ पक रहा है। लखनऊ की इस जीत में आयुष बडोनी की पारी को भी नहीं भूला जा सकता। बडोनी ने 34 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। वो टीम के 6ठे विकेट के तौर पर ही आउट हुए थे और फिर मुकुल ने मोर्चा संभाला। पंत ने बडोनी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, वो अब हमारी टीम के सीनियर खिलाड़ी है, हमने उन्हें रोल दिया है। इस तरह की स्थिति में आप बडोनी से योगदान चाहते हैं।